हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन और श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो बेसिकली जो क्वांटम मैकेनिक्स का मेन पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है और बाद में क्या होगा कि आगे जितना भी हम कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे वो इसी पे बेस होगा, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो हमें ये जानना होगा कि आखिर जो हमारी इक्वेशंस हैं इनकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्या ऐसा एस्पेक्ट था कि इन एक्सप्रेशनों का रिक्वायरमेंट था। बेसिकली क्या था कि जो श्रोडिंगर थे ये बेसिकली वियना में ही बॉर्न हुए और वियना में इनकी डेथ भी हुई। उस इरा के अंदर जिस इरा में नील्स बोर, आइंस्टीन और हमारे हाइजेनबर्ग ये सब लोग काम कर रहे थे, नील्स बोर, रदरफोर्ड, उसी इरा में ये श्रोडिंगर भी थे। और श्रोडिंगर जो श्रोडिंगर काम करना चाहते थे वो बेसिकली उनका पहला प्रयास ये था कि मैटर वेव कंसेप्ट है क्या, और मैटर वेव कंसेप्ट में उनका ये प्रयास था कि कोई एक्सप्रेशंस हमारे पास ऐसा आए कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर वेव के साथ अटैच हो। जैसे जब भी कोई वेव चलती है तो वेव चलने पर हम क्या देखते हैं कि वेव के मोशन के साथ जब भी वेव चलती है तो उसके साथ कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच होता है। जैसे अगर हम बतौर एग्जाम्पल लें तो हम जिस समय पे बोल रहे होते हैं तो हम साउंड वेव जनरेट करते हैं, और जो साउंड वेव होती है वो जब माध्यम में प्रोपोगेट करती है तो माध्यम के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार डिस्टर्ब होते हैं। हम साथ ही जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो साउंड वेव पैदा होती है, और साउंड वेव की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि बेसिकली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का फॉर्मेशन होता है। जब डिस्टर्बेंस चलता है, जब हम बोलते हैं तो डिस्टर्बेंस पैदा होता है। उस डिस्टर्बेंस जो प्रोपोगेट होता है वो वेव फॉर्म में प्रोपोगेट होता है, और जो वेव जब मोशन में आती है तो मोशन में आने के बाद में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो है वो फॉर्मेशन करती है। कहीं पे पार्टिकल जो माध्यम के हैं वो बहुत पास आ जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। जब वो पास आ जाते हैं उस क्षेत्र को हम बोल रहे होते हैं कंप्रेशन। जब पार्टिकल दूर होते हैं तब हम कहते हैं रेयरफैक्शन। जब हम बोलते हैं तो उसके बाद में जब वेव प्रोपोगेट करती है तो वो बेसिकली प्रेशर जनरेट करती है ईयर ड्रम के ऊपर। और जब हम बोलते हैं तो बोलने के समय पे क्या होता है, जो हमारा वेव है वो वेव बेसिकली सुपरपोजिशन होता है वेव का, क्योंकि हम लगातार बोलते हैं तो जो वेव जनरेट होती हैं वो वेव्स की जो इंटेंसिटी है, जो उनकी का प्रेशर है वो लगातार चेंज होता है। अगर हम ज़्यादा तेज़ से बोलते हैं तो वेव जो जनरेट होती है वो ज़्यादा प्रेशर इम्पोज करती है, इसलिए कान के ऊपर जो आवाज़ें हैं उसी प्रोपोर्शनल हमें सुनाई भी देती हैं। और अल्टीमेट क्या करता है कि जब ईयर ड्रम पे जाता है तो वो प्रेशर का सुपरपोजिशन पहुंचता है। प्रेशर का सुपरपोजिशन जब हमारे ईयर ड्रम पर पहुंचता है तो ईयर ड्रम में जो ईयर ड्रम है वो लिंक होता है ब्रेन से। फिर क्या होता है कि वो पूरे की पूरी वेव का ब्रेन उसको फिर उस प्रेशर को महसूस करता है और उसको डिटेक्ट करता है कि हमने क्या कहा। तो ब्रेन एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है यहाँ बताने में कि ब्रेन कैसे काम करता है। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि वेव किस तरीका से लाइफ में परिवर्तन देती हैं, और वेव हमारे साथ वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो लगातार हमारी लाइफ के अंदर परिवर्तन दे रहे होते हैं। क्योंकि हमें अगर इस इक्वेशंस तक जाना है तो हमें ये जानना होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। श्रोडिंगर ऐसा क्यों चाहते थे कि टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आए। क्या उनके माइंड में चल रहा था, हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम, तो मैं अभी जो ये चीज़ बता रहा था उसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जो हम बोलते हैं उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होकर बनता है माध्यम के पार्टिकलों पे, वो हमारे कान पे जब पहुंचता है तो तब हम उसे पता कर पाते हैं कि प्रेशर का सुपरपोजिशन जो इफेक्ट है, वेव का सुपरपोजिशन इफेक्ट और प्रेशर का सुपरपोजिशन इफेक्ट लगातार ईयर ड्रम पर पहुंचता है। उससे हमारा ब्रेन लिंक करके पता कर पाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। किसी के लिए बोलना एक सिंपल मैकेनिज्म हो सकता है और वो सोचता है कि ये तो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, लेकिन फिजिसिस्ट के लिए नहीं। फिजिसिस्ट को तो ये भी सोचना होगा कि भाई ऐसा कैसे होता है, क्योंकि हर वो फिजिक्स जिसे
हम लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं, उनका परसेप्शन हमारे पास होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मुझे जहां तक विश्वास है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि हम एक दूसरे को कैसे सुन पाते हैं। सब लोग पढ़ते हैं कि अगर हम मून पे जाएं तो वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को वहां नहीं सुन पाएंगे वैक्यूम की वजह से, क्योंकि वो माध्यम नहीं है। यहाँ पे हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं क्योंकि माध्यम है। तो पता चलेगा कि माध्यम का क्या सिग्निफिकेंट रोल है, माध्यम कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मेरा वहां भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा इंटरेस्ट किसमें है कि हम इस बात को जानें कि श्रोडिंगर क्या चाहते थे। बेसिकली जो श्रोडिंगर चाहते थे वो ये चाहते थे कि हम डिफरेंट केसेज में देख रहे होते हैं कि जब वेव का फॉर्मेशन होता है तो वेव के फॉर्मेशन में कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऐसा होता है जो प्रोपोगेट करता है। जब हमारी सुनामी चलती है तो हमें पता चलता है सुनामी में हाइट प्रोपोगेट करती है, सुनामी ऊंची हाइट तक जाती है तो उसकी वेव ऊंची हाइट तक पहुंचती है। उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो उसकी एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी, और जब वो फिर नीचे की तरफ आती है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो वेव के साथ में क्या है कि वेव एनर्जी को भी ट्रांसपोर्ट करती है। जब हम किसी पॉइंट के अंदर, किसी लेक के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल फेंक देते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि वेव जनरेशन हमें दिखाई देता है, चारों तरफ को वेव प्रोपगेट होती दिखाई देती है। क्या चाहते थे श्रोडिंगर, क्या जरूरत पड़ी, ये महत्वपूर्ण है। वो ये चाहते थे कि अगर वेव पार्टिकल ड्यूरेटिविटी सही है, जैसा कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो चुका था, क्योंकि मैं लगातार बताता रहा हूं, वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कहां से आया था कि बहुत सारे फिनोमेना ऐसे थे जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहे थे, बहुत सारे फिनोमेना ऐसे थे जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, उन्हें केवल हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते थे। यहां डी ब्रॉगली का जैसे कंसेप्ट आया, मैटर वेव कंसेप्ट, और डी ब्रॉगली ने कहा कि एवरी मैटर जो है उसके साथ वेव अटैच होती है, उसे हम कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, या हम इसको कहते हैं मैटर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों एक ही बात है, क्योंकि मैटर का मतलब है पार्टिकल से और वेव तो वेव है ही। तो उसके साथ जो एक हमारी श्रृंखला थी साइंटिस्टों की, जैसा मैं बताता रहा हूं, उसके साथ आइंस्टीन, कॉम्पटन, इवन रोंगजन जो एक्सरे का फॉर्मेशन है, उसके बाद डिबाई, ये जितने भी थे उन्होंने पूरा का पूरा पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन से वेरियस फिनोमेनाओं को समझाया और सक्सेसफुली एक्सप्रेशंस पे सारे नोबेल प्राइज अवार्ड उन्हें मिले। और ज़्यादातर ऐसे थे साइंटिस्ट, ये कि एक ही इरा के साइंटिस्ट थे और इनके आपस में बहुत अच्छे कोरिलेटेड आपस में रिलेशंस भी थे, बहुत एक दूसरे से बहुत लंबी इनकी डिबेटें भी होती थी किसी फिनोमेना के कॉन्क्लूजन्स पे। तो जैसे ये सक्सेसफुली एक्सप्रेशंस थ्योरी आई तो एक कंसेप्ट जो महत्वपूर्ण कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, वेव के साथ में एक वेरियस कैरेक्टरिस्टिक प्रोपोगेट करता है। तो इन्होंने कहा कि जब मैटर वेव चलती है तो उसके साथ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रोपोगेट करता है। अगर हम श्रोडिंगर के बारे में जानना चाहते हैं तो श्रोडिंगर का एक कंसेप्ट सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब मैटर वेव ड्यूअलिटी है, ड्यूअलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स चलता है, तो हम ये बताएं कि उसके साथ उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा जो उसको ग्रोथ करेगा। तो वहां से हमें पता चला एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके साथ चलता है वो आता है हमारा वेव फंक्शन साई। इसको बोलते हैं हम बच्चों वेव फंक्शन। हमें आज ये भी जानना होगा कि वेव फंक्शंस क्या बताने का प्रयास करता है और ये वेव फंक्शन की इंट्रोडक्शंस की जरूरत कैसे आई। बेसिकली क्या है, इस वेव फंक्शंस की इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे पास जो मैटर कैरेक्टरिस्टिक्स है और मैटर के साथ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमें ये देखना होगा कि मैटर वेव के साथ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अटैच रहता है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरियस प्रॉपर्टीज कैसे समाहित होती हैं। बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशंस अपने आप में कोई अलग से कोई बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि कोई जनरेशंस अलग से कुछ भी नहीं आया, जो हमारे सामने था उसी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया गया था। और क्या कहा गया था कि जैसे हमारे साथ वेव चलती है उसके साथ प्रेशर अटैच होता है, उसके साथ उसका डिस्प्लेसमेंट अटैच होता है। तो अगर कोई वेव प्रोपोगेट करती है, साइनसॉइडल वेव्स है, तो हमें पता है कि उसकी इक्वेशंस हम कैसे लिखें। और वहां से जब कैरेक्टरिस्टिक्स को अटैच किया जाता है, उसी तरीका से कहा जाता है कि जब मैटर वेव चलती है तो उसके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक अटैच होता है उसके साथ उसका वेव फंक्शन होता है।
वेव फंक्शंस का फिजिकल इंटरप्रिटेशंस किस चीज में इंटरेस्ट था मैं बता दूं। श्रोडिंगर क्या चाहते थे? श्रोडिंगर ये चाहते थे कि मैटर वेव ड्युअलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ओके है, अब हमारे साथ क्या है कि कोई पार्टिकल है चल पड़ा, उसके साथ वेव अटैच हो गई, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्सों को, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्सों को हम कैसे लिंक करें? हम बताना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर केस के अंदर कि भाई सपोज क्या कोई पार्टिकल भी है, वेव तो उसके साथ अटैच है ही, कोई पार्टिकल है, हम बताना चाहते हैं उसके कहीं पर पाए जाने की प्रायिकता क्या है, कैसे निकालें? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह रहा था कि आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, आप श्योरिटी से बता ही नहीं सकते। तो यहां पे दो कंसेप्ट आए। एक कंसेप्ट ये आया कि आप बता सकते हैं, कब बता सकते हैं? आप जब बता सकते हैं जब कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लोकलाइज्ड हो जाए, रेस्ट पे हो और वहां से वो चल नहीं रहा हो। आप कह सकते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जहां से वो चल नहीं रहा, वो रेस्ट पे है, वहां पे उसके पाए जाने की प्रायिकता 1 है। आप बता सकते हैं कि कहीं पार्टिकल है ही नहीं बिल्कुल, तो आप बता सकते हैं वहां पे प्रायिकता उसकी 0 है। ये डिटरमिनेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मतलब हम बता सकते हैं, लेकिन कब? जब हम ये बता दें कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में वो पार्टिकल कभी आया ही नहीं। जैसे आप आगे फर्दर जाएंगे, पार्टिकल इन ए बॉक्स का केस लेंगे, इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल का, तो आप कहेंगे कि आपका जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है वो फाइनाइट है, x बराबर 0 से l के बीच में, और दोनों क्षेत्रों में l से आगे, उस वॉल जो इनफाइनाइट डीप वॉल है उनसे आगे, और लेफ्ट में x बराबर 0 से नीचे और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए और x ग्रेटर देन l के लिए वेव फंक्शन 0 है। मींस पार्टिकल वहां कभी नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि पार्टिकल उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, तो पार्टिकल उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर रेस्ट पे है और मोशन में नहीं है, तब हम कहते हैं कि जब ये पार्टिकल रेस्ट पे हैं, तो रेस्ट का मतलब ये होगा कि आपने कन्फाइंड कर दिया कि उसके साथ वेव कैरेक्टरिस्टिक अटैच नहीं है, वो केवल पार्टिकल है। इसलिए उसके साथ आपने कह दिया कि इसकी पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता है 1 हो गई, क्योंकि मोशन में नहीं है, तो आपने कन्फाइंड कर दिया उसे। आपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उस पार्टिकल को कभी पहुंचने ही नहीं दिया, आपने इंश्योर कर दिया कि वहां पार्टिकल कभी नहीं होगा। वो ऐसा क्षेत्र होगा जहां उसका वेव फंक्शन 0 होगा, क्योंकि बाद में क्या कहा गया कि साई का फिजिकल इंटरप्रिटेशन श्रोडिंगर नहीं कर पाए, उसके लिए उन्हें जाना पड़ा मैक्स बॉर्न के पास, और मैक्स बॉर्न ने फिर फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया कि साई में नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो होते हैं वो बेसिकली साई स्टार साई में होते हैं, और इसको कहा गया साई स्टार साई को मॉड साई स्क्वायर, इसको कहते हैं बच्चों पीडी। पीडी का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो मतलब होता है वो होता है कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ 1 डायमेंशन के अंदर, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एरिया 2 डायमेंशन में, और प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम 3D में। मैं आज ये भी नहीं बताऊंगा कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कैसे आता है पिक्चर में, ये मेरा आज टॉपिक नहीं है। आज तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि साई कहता क्या है, क्यों आया, तो हमें पता चलेगा, मैथमेटिक्स हमें सहारा देगा। क्या कहा? केवल एक ही लाइन से आया। एक ही लाइन से किससे आया कि जैसे हमारा कोई वेव चलती है उसका डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो मैटर वेव के लिए उस डिस्प्लेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कहीं साई में होता है। हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई वेव है और कोई प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव प्रोपगेट करती है, मैं साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि श्रोडिंगर किस तरीका से डिस्प्लेसमेंट को साई से अटैच करते हैं। अगर हम इस चीज को समझते हैं तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हम साई के इंट्रोडक्शन को वाई से कैसे कनेक्ट करते हैं। मींस अगर कोई वेव है, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव है और वो लगातार मोशन में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखें। अब हमें ये पता होना चाहिए वेव पॉजिटिव दिशा में जा रही है या नेगेटिव दिशा में जा रही है। देखें, अगर मैं डायग्राम पर जाकर दिखाने का प्रयास करूं तो देखें कि इस तरीका से हमारी ये वेव प्रोपगेट करती है। ये साइनसोइडल जो वेव चलती हैं वो इस तरीका से चलती हैं, और क्या होता है
जो हमारे पास साइनसॉइडल वेव्स होती है, इनका प्रोपगेशन में एक चीज जरूर ध्यान रखना कि इनको बिल्कुल समान दिखाना है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह को ये गैप सेम होना चाहिए, ये गैप सेम होना चाहिए, इस तरीका से दिखाएं। अगर मेरे डायग्राम में थोड़ा करेक्शन की जरूरत है तो कर लें। एक साइनसॉइडल पहले वेव बना लें। साइनसॉइडल वेव्स में हम क्या लेकर चलते हैं कि अगर साइनसॉइडल वेव्स का प्रोपगेशन हो रहा है तो साइनसॉइडल वेव्स हम उसको कहते हैं कि जो y इजकल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v, इस एक्सप्रेशन को ओबे करें। मैं बताता हूं ये कहां से आया। हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशंस होती है साइनसॉइडल वेव की, वो y बराबर a साइन ओमेगा t फॉर्म होती है। लेकिन क्या देखा जाता है कि अगर हम वेव को यहां टाइम t पे माने, इस वेव को जो ये प्रोपोगेट कर रही है किधर की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सपोज किया इसका हमने टाइम t है ऑब्जर्व किया, या सपोज किया हम यहां मान लें कि टाइम t यहां ऑब्जर्व किया, तो अगर यहां पर टाइम t ऑब्जर्व किया तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट, ये अगर इस डिस्टेंस को मैं यहां से ये x मान लेता हूं तो यही टाइम, अगर यहां पर टाइम t था, मैं यहां नहीं मान रहा हूं, इधर मान लेता हूं, तो यही टाइम इसका, यही डिस्प्लेसमेंट इसका t माइनस एक्स अपॉन वी टाइम पे रहा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सिर्फ एक्स डिस्टेंस चली, वेलोसिटी v से चली। तो ये अगर टाइम t यहां था तो उससे पहले किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट t माइनस एक्स अपॉन वी पे भी उतना ही रहेगा। क्यों? ये आप देखें यहां पर डिस्प्लेस, ये जो हमारा y है वो ये है, और यहां भी y ये है, और ये आपस में इक्वल है। ये a बेसिकली क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है बच्चों, a। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, उसे हम बोल रहे होते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की किसी भी केस के अंदर साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो y हमारा कितना आ जाएगा, a। और जब इसकी वैल्यू, इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, नॉट जीरो, -1। तो -1 का मतलब ये होगा, वो ये वैल्यू होगी इसकी, -a है। इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखें। क्या कि जो टाइम के ऊपर t के ऊपर पार्टिकल का y है, डिस्प्लेसमेंट है, वो ही t माइनस एक्स अपॉन वी पे होगा, क्योंकि यहां से आपको डिस्टेंस का पता चल रहा है। और ये हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती है जो एक बार पैदा होती है तो लगातार मोशन में होती है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती है जिसका डिस्प्लेसमेंट अपने आप में रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती है जो कभी अटेन्यूएट नहीं होती, एक बार चले तो उसका रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है। ये रिपीटेशन ही तो है, अपने आप को रिपीट कर रही है वेव। बेसिकली यहीं से मोटिवेशंस था प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन से ही, इसी से मोटिवेशंस है इस इक्वेशंस को। श्रोडिंगर ने कुछ नया नहीं किया। श्रोडिंगर ने केवल ये कहा कि जब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव चलती है तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के साथ डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड अटैच होते हैं। उसी तरीका से वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में उसने कहा कि जब कोई पार्टिकल चलेगा फ्री क्षेत्र के अंदर, फ्री पार्टिकल चलेगा या जिस समय पर मोशन में होगा और उस पर किसी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, किसी भी चीज का, तो उसके साथ वेव फंक्शन अटैच होगा। और वो मैटर वेव ड्यूअलिटी कंसेप्ट से लेकर आए इस चीज को, मैटर वेव ड्यूअलिटी। मैटर वेव ड्यूअलिटी से उन्होंने क्या कहा कि अगर हम y को साई से रिप्लेस कर दें मैटर वेव के लिए, ये तो हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशंस है। आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला, आपने t माइनस एक्स अपॉन वी क्यों ले लिया? याद रखें, ये जो टाइम इंटरवल है, ये लगातार वेव जब ये इधर की तरफ चलेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहां हमारा माइनस चलेगा। अगर वेव इधर की तरफ चलेगी तो यहां t प्लस एक्स अपॉन वी आएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आप ये भी याद रखें
कि वेव का हमारा प्रोपगेशन हम दोनों तरफ ले सकते हैं, लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर प्रोपगेशन समझाया है। तो उन्होंने क्या कहा कि वाई को तो रिप्लेस करें साई से मैटर वेव के लिए। एक ऐसी मैटर, एक ऐसा मास जिसके साथ जब वो मोशन में हो, तो आप एक चीज सदा ध्यान रखें, पार्टिकल नेचर तब तक विजुलाइज होगी और केवल पार्टिकल नेचर ही होगी अगर मास रेस्ट पे है। वेव कहां से आती है? वेव आती है जब पार्टिकल चलना शुरू कर देता है। यहां पे भी क्या था? यहां पे भी यह है कि कोई पार्टिकल है और वो चल पड़ा तो उसके साथ वेव अटैच हो गई। यही तो मैटर वेव ड्यूअलिटी है। आप रेस्ट के पार्टिकल को कन्फाइंड करके बता सकते हैं कि रेस्ट के अंदर जो हमारा पार्टिकल है, उस रेस्ट में तो हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्टिकल यहां पे लोकलाइज है, तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी प्रायिकता 1 है, लेकिन और पॉइंटों पे नहीं बता सकते। ऐसा कहीं नहीं पहुंचेगा पार्टिकल, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे तो वहां पे हम कह देंगे कि यहां पे पार्टिकल कभी पहुंचना ही नहीं है, तो वहां पे हमारा वेव फंक्शन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साई को जो जोड़ा गया है इसको वेव फंक्शन भी कहते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो वहां पर यह पता चलता है कि साई जो है वो नहीं बताता प्रायिकता को, बल्कि साई स्टार साई बताता है। मैं इसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आगे लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप केवल इस पर फोकस करें, समझने का प्रयास करें कि वाई को किससे रिप्लेस किया गया? साई से। और ये हमारे पास वाई तो था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ए को रिप्लेस किया गया साई नॉट से, जो साई की मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। और ध्यान दें, इस एक्सप्रेशन को बच्चों में ये भी लिख सकता हूं, ए साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स। क्यों? क्योंकि यहां से ओमेगा अपॉन वी जो होता है हमारा वो के होता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? कोई बताएगा क्लास में? यस, इसको वेव वेक्टर कहते हैं। वो आगे तक कवर हो रहा है सुदर्शन? तो ये हमारे पास के जो हम लेके चल रहे हैं, इसमें हम W जो होता है इसको हम सब जानते हैं, W की वैल्यू 2 पाई n होती है, और V हमारा कितना रहता है? n लैम्डा। क्या फ्रीक्वेंसी है ये? n। W एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इक्वल टू k, और n से n कैंसिल आउट किया, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो वेव वेक्टर के एक्सप्रेशंस दोनों ऑलवेज नोट करके रखें, k बराबर ओमेगा अपॉन वी। और याद रखें, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन जो यहां पे लिखा होता है उसी डायरेक्शन में होती है, मींस एक्स एक्सिस में। अगर आपसे यहां पूछे कि वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो जिधर को वेव चलती है वही डायरेक्शन होती है। वेव प्रोपगेशन वेक्टर जो होता है, जिसे हम प्रोपगेशन वेक्टर भी कहते हैं, तो प्रोपगेशन वेक्टर की जो दिशा होती है वो उसी दिशा में होती है जिसमें वेव मूव करती है। क्योंकि यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो किधर की तरफ हम लेके चलेंगे? प्लस एक्स। अगली बात सुने और बहुत ध्यान से सुने। अब हमारे पास बच्चों है क्या कि दुनिया के जो लॉ हैं जिनसे दुनिया गवर्न होती है, उन लॉ को उनको कोई ड्राइव नहीं कर सकता। आप ये सोच रहे हो कि आप इसे ड्राइव कर रहे हैं, तो मेरा इससे सहमति नहीं है। आप इसे ड्राइव नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली आप प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को मैटर वेव के ऊपर लाके इंपोज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो करैक्टरिस्टिक्स ऐसे चलते हैं, और मैटर वेव है तो उसके साथ करैक्टरिस्टिक्स कैसे चलते हैं, और उसी से पूरी की पूरी इक्वेशंस ड्राइव हो जाएगी। और एक इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट डेवलप आता है कि जो हमारे पास हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर थे, तो श्रोडिंगर की जो इक्वेशंस आएंगी वो सब्जेक्ट टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो रहेंगी। क्योंकि हमारे पास जो हाइजेनबर्ग कहते हैं कि सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर हम समझने का प्रयास करें तो वहां हमें यह तो पता चलेगा कि अनसर्टेनिटी है, लेकिन साथ साथ ये भी पता चलेगा कि वो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी की नहीं है, उनकी डायमेंशंस बहुत कम हैं। तो यहां पे क्या कि हम एग्जैक्ट बिहेवियर तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बता पाएंगे कि एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर हम बता सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या हैं।
और एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं बता पाएंगे, प्रोबेबिलिटी बिहेवियर बता पाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं बताती, क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी बिहेवियर बताती है। और बेसिकली क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल चल रहा होता है तो उसके साथ में एक मोनोक्रोमेटिक वेव अटैच नहीं होती, बल्कि मोनोक्रोमेटिक वेव का सुपरपोजिशन बेसिकली उसके साथ अटैच होता है, क्योंकि सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव नहीं है पिक्चर में आती। तो जो वो मोनोक्रोमेटिक वेव के सुपरपोजिशन के बीच में जो पार्टिकल मूव करता है उसको हम वेव पैकेट कहते हैं, वो कहलाता है वेव पैकेट। उस वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल होता है। और वो होता क्यों है? क्योंकि हम सिंगल वेव कंसेप्ट से बचते हैं। सिंगल वेव्स नहीं होती, पल्सेज होती हैं वेव्स का। तो जिस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो वेव हैं उनका एक पर्टिकुलर कन्फाइंड रीजन होगा, कम और ज्यादा का, उसी के पर्टिकुलर बीच के रीजन के अंदर हमारा वेव पैकेट होता है। तो मैं वेव पैकेट पे कभी आगे फर्दर डिस्कशन दूंगा। यहां समझें और मेरी बात पे ध्यान फोकस करें, क्या मैं बताने वाला हूं, और उसको सुने बहुत ध्यान से। प्लांक क्या कहते हैं? प्लांक कहते हैं कि जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसके साथ एनर्जी जो होती है पार्टिकल के साथ वो h कट ओमेगा होती है। यही तो प्लांक थ्योरी थी। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या आ गई बच्चों? ओमेगा की वैल्यू यहां से आ गई E अपॉन h कट। बड़ी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है इसके पीछे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। और आपको पता चलेगा कि इसका जनरेशन कितना इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन एक समय तो हाइजेनबर्ग और ये जब इस एरा में काम चल रहा था श्रोडिंगर का, तो श्रोडिंगर्स जो है कहते थे कि अगर काश मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स और आता। और भगवान ने उनकी सुन ली, थोड़ा सा मैथमेटिक्स उन्हें आया और उन्होंने मैथमेटिक्स से कोरिलेट कर दिया इसे। बेसिकली ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। फिजिक्स तो इनके पीछे बहुत ही वंडरफुल है। देखो मोटिवेशंस कहां से है, श्रोडिंगर का मोटिवेशंस कहां है? श्रोडिंगर का मोटिवेशंस केवल ऐसा है कि वो कहते हैं कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बताता हूं मैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वेव प्रोपगेट कराई देते हैं। जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ वेव अटैच होती है। उन्होंने क्या कहा कि जो वेव उसके साथ जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्लेसमेंट वाई ना होकर, उन्होंने कहा उसके साथ जो प्रॉपर्टी अटैच होती है वो साई होती है। साई का उन्हें फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं था, उन्होंने तो वाई को साई से रिप्लेस कर दिया और कहा कि साई जो होता है हमारा वेव फंक्शन है। मींस वेव के साथ एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से, वेव फंक्शन। वेव का फंक्शन, वेव के साथ एक फंक्शन अटैच होगा। उन्हें उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन नहीं कर सके। बाद में मैक्स बोर्ड बताएंगे उसे कि कैसे उसका इंटरप्रिटेशन दिया जाए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। कल मैं डिस्कशन दे रहा हूँ जहां पे बता रहा हूँ क्या है ये साई, और फिर बता रहा हूँ साई की प्रॉपर्टीज क्या हैं। और एक बहुत ही मेमोरियल लेक्चर मैं कल का कहूंगा जिसे मैं साई पे लेक्चर दे रहा हूँ। वो एक ऐसा लेक्चर होगा कि मुझे उम्मीद है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स को उसके बाद आपका जो सोचने का विजन है वो टोटली चेंज होने वाला है, क्योंकि बेसिकली सारी क्वांटम मैकेनिक्स साई पे ही है। अगर मुझसे कहा जाए कि सर क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो मैं कहूंगा एक स्टैंड पर जाके क्वांटम मैकेनिक्स इज नथिंग रेदर देन इट इज स्टडी ऑफ द वेव फंक्शन, क्योंकि पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स साई में है। और साई तक हम कैसे गए? मैटर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से, क्योंकि अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, हमने E बराबर h कट ओमेगा लगा दिया तो आपने प्लांक थ्योरी लगा दी, प्लांक थ्योरी लगा दी। और प्लांक थ्योरी कहती है, क्या कहती है? कि पार्टिकल के साथ वेव अटैच होती है। पार्टिकल के साथ जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो ये कहता है कि ये तो कहता है कि पार्टिकल नेचर चल रही है, पार्टिकल कोई चल रहा है तो उसके साथ वेव अटैच हो रही है। और ये कहते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन ये कहता है कि एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी अटैच है। एक करेक्शन मैं चाहूंगा यहां बताना आपको, इस पर ध्यान दें। करेक्शन ये है कि जो हमारे पास प्लांक थ्योरी है वो वेव को नहीं कह रही है, वो कह रही है कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन होता है। क्या कहता है कि जो लाइट है वो बंडल ऑफ फोटोन्स है और हर फोटोन के पास एनर्जी क्या है? hν। और h अपॉन 2 पाई उसे कर लें और 2 पाई न्यू करें, 2 पाई न्यू को ओमेगा लिख दें और h अपॉन 2 पाई को h कट लिख दें। तो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या रिलेशंस अटैच हुआ? ध्यान दो मेरी बात पे। इसके साथ हमारा अटैच है पार्टिकल नेचर।
दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लैम्डा जो होता है उसके साथ रिलेशंस होता है H/P, ये कहलाता है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इसको हम क्या कहते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ कंसेप्ट। पढ़ा ये मैंने डिस्कस किया है पहले लेक्चरों में। ये तो पार्टिकल नेचर है यहां, और ये क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ कंसेप्ट। अगर हम इन दोनों रिलेशनों को ध्यान से देखें, और हम सब ये भी जानते हैं कि के की जो वैल्यू बच्चों होती है वेव वेक्टर की, यहां पे मैं दिखा भी रहा था, के की वैल्यू 2π/λ होती है। तो के की वैल्यू जो होती है वो 2π/λ होती है, और लैम्डा जो हमारा होता है वो H/P होता है। तो 2π/λ की जगह पे बच्चों हम क्या करें? H/P रखते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2πp/h, और इसे मैं लिख पाऊंगा p/h कट। और आगे से जब मैं यूज करूंगा P = H कट के, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो छिपा हुआ रिलेशन है वो लैम्डा बराबर H/P है। डी ब्रोगली वेवलेंथ कंसेप्ट मैं यहाँ डिस्कस के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारा इलुस्ट्रेशन दे चुका हूं इस रिलेशन के ऊपर, लैम्डा बराबर H/P। और तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि एक्सप्रेशंस तो हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो चुके, यही फिजिक्स थी इसके पीछे। अगर आप इसको ध्यान से देखने का प्रयास करें तो ये हमारे पास, जब हम इस कंसेप्ट को लगा रहे हैं तो प्लांक थ्योरी हम अप्लाई कर रहे हैं, जो प्लांक का रिवोल्यूशनरी आइडिया था उसको अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे साथ वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से कोरिलेट है। अगर हमारे पास इस रिलेशन को हम यूज कर रहे हैं, इस रिलेशन को, इसमें हमारा समाया हुआ है लैम्डा बराबर H/P, तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशंस बेसिकली हैं क्या? श्रोडिंगर इक्वेशंस जो हमारे पास आएंगी, चाहे वो टाइम इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, वो बेसिकली केवल 2 या 3 चीजों से मिलकर कोरिलेट होती हैं। एक कोरिलेशन है कि वेव चलती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चलता है, मैटर वेव चलती है तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट का प्लेस कौन ले लेता है? साई वेव फंक्शन। एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि इसके अंदर जो हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, दो फिजिक्स के वेरियस फिनोमेना यूज कर रहे हैं। एक हम अप्लाई कर रहे हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, और दूसरा हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं प्लांक थ्योरी। प्लांक थ्योरी तो मॉडर्न फिजिक्स का आधार ही है, और अगर इसे डीप में जाने का प्रयास करें तो ये बेसिकली वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कंसेप्ट से ही जनरेट होती है। जो श्रोडिंगर हैं वो बेसिकली श्रोडिंगर यही कर रहे हैं कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स लाने का प्रयास है। यहां से उनका प्रयास है कि जब पार्टिकल और वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं, तो जब कोई हमारे साथ वेव है या कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल के साथ वेव होगी, और हम उसके पाथ को अगर ट्रेस कर लें, अगर उसके पाथ को ट्रेस कर लें, तो उस पाथ के ऊपर जहां कर वो मोशन में होगा उसकी प्रायिकताएं होंगी। और फिजिक्स हमसे ये कहेगी कि पाथ जो होगा, कोई पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो उसका पाथ जो होगा सदा कंटिन्यूअस होगा, ब्रेक नहीं आ सकते उसके पाथ में। योर जर्नी ऑफ पाथ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जब तक आप दुनिया के अंदर हैं, आप अपने आप में एक मैटर हैं। जैसे ही आप मोशन में आने लगते हैं तो आपके साथ वेव अटैच हो जाती है, जिसे हम बोल रहे होते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आप लोकलाइज्ड एक प्लेस पर बैठे हैं तो आपका जो पार्टिकल नेचर है वही प्रीडोमिनेंट है, आपकी वेव नेचर नहीं चल रही है इस समय। क्योंकि जैसे ही आप मोशन में आते हैं वेव तभी पिक्चर में आती है। जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में कहा था कि ब्रेग्स कहते हैं कि एवरीथिंग इन पास्ट इज ए पार्टिकल और एवरीथिंग इन फ्यूचर विल बी ए वेव। फ्यूचर का मतलब यही है कि कोई पार्टिकल मोशन में आए तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स तभी आएगा नेचर में। अगर पार्टिकल एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर कन्फाइंड हो गया, अगर आप अपने ऊपर सोचें कि बेसिकली वेव फंक्शन कैसे इंटरप्रिटेट होगा, तो उसका मतलब यह होगा कि जैसे ही आप मोशन में आएंगे तो आपका वेव फंक्शन भी मोशन में होगा। आप रुकेंगे तो आपका वेव फंक्शन भी रुकेगा, और जब वेव फंक्शन रुकेगा तो इसका मतलब है कि आप लोकलाइज्ड हो गए हैं।
आप लोकलाइज का मतलब आप स्टॉप हो गए, आप रुक गए हैं, और रुक गए हैं तो वहां पे प्रायिकता उस स्टेट पे, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। पूरे दिन के लिए तो नहीं कह सकते कि आप यहीं रहने वाले हैं। तो आपका वेव फंक्शन उन क्षेत्रों के तरफ चल पड़ेगा जैसे जैसे आप मोशन करते रहेंगे, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप जीवित हैं। तो वेव फंक्शन एक बार जब क्रिएट होता है किसी पार्टिकल के साथ में, जो भी दुनिया के अंदर पार्ट है इस पूरे यूनिवर्स का, सबका एक वेव फंक्शन होता है, सबके साथ वेव फंक्शन अटैच होता है, और वो वेव फंक्शन उसकी लाइफ को, उसकी लाइफ की दिशा को, उसके पाथ को, उसके कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर को तय कर रहा होता है। मैं खासतौर से ह्यूमैनिटी से फिजिक्स की तरफ कैसे लाऊंगा उसके लिए इंतजार करें। इसकी एक बहुत लंबी और बहुत ही गंभीर फिलॉसफी का एक लेक्चर मैं दूंगा, उसमें बता रहा हूँ कि कैसे लाइफ को चेंज कर रहा होता है वेव फंक्शन, कैसे लाइफ के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो वहाँ मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि डेरिवेशन समझें। तो हमारे पास में क्या हुआ बच्चों के, जैसे ही हम ये दो रिजल्ट लगाते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और वाई को साई से और ए को साई नॉट से, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए है, मैटर वेव के लिए, वही स्थान किसने ले लिया है, वेव फंक्शन ने, साई ने। और ए का जो स्थान है वो साई नॉट ने ले लिया है, और यहां इसे मैं लिख रहा हूंगा ई की पावर माइनस आई अपॉन एच कट और ई टी माइनस पी एक्स। आप सोच रहे होंगे सर ने ये कहां से ले लिया। आप समझें और सोचें। ये इक्वेशंस हमने साइनसोइडल फॉर्म में लिखी, लेकिन साइन की बजाय अगर ये कॉस में हो तो क्या करेंगे, क्योंकि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव तो कॉस में भी लिखी जा सकती है। तो वहां पे क्या होगा कि अगर साइनसोइडल वेव है और कोसाइन वेव है तो हम कोई ऐसा रिजल्ट चाहते हैं कि वो दोनों पे अप्लाई हो जाए, क्योंकि ये भी सेम ही है, केवल के अंतर है किसका, फेज डिफरेंस का, और कोई फर्क नहीं है इनमें। तो इस रिजल्ट में हमारे पास में क्या होगा, ध्यान दो कि हमने यहां पे पहले इस रिलेशंस को ऐसे बना लिया, सपोज कि मैं यहीं पे बना रहा हूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं ए साइन ओमेगा की जगह पे ले आऊं ई अपॉन एच कट टी, और के की जगह पे बच्चों क्या लिख दूं, पी अपॉन एच कट एक्स। लिखा मैंने, 1 अपॉन एच कट को बाहर ले आऊं तो ये बन जाएगा मेरा ए साइन 1 अपॉन एच कट और ई टी माइनस पी एक्स। यही तो बना बच्चों। और इस रिलेशन को देखना, ये भी तो सेम है। अगर इसका मैं इस एक्सप्रेशंस का इमेजनरी पार्ट ले लेता हूं तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं कौन सा पार्ट यूज कर लेता हूं, ये वाला पार्ट, अगर ये पार्ट मेरा कब आएगा यहां से, जब मैं इसका रियल पार्ट ले लूंगा, तो इसमें कोसाइन और साइन दोनों कवर हो गए, और क्योंकि दोनों ही हमें कवर कराने, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइनसोइडल भी वेव हो सकती है प्लेन प्रोग्रेसिव की, और कोसाइन भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर केवल फेज का ही अंतर होता है। बेसिकली अगर मैं इस रिलेशन को खोलूं तो आप पहले से एक्सप्रेशन को देखें, इसको एक्सपेंड करे देते हैं, साइन नॉट कॉस 1 अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स माइनस साइन 1 अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स। ये है हमारे पास, जो हम अगर इसका एक्सप्रेशन खोलते हैं तो हाँ, यहाँ पे आई भी आएगा एक, हम क्योंकि यूलर थ्योरम यूज कर रहे हैं, वो हमारा यूलर थ्योरम कहता है कि ई की पावर आई थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, उसी एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूं। तो अगर हमारी ये कोसाइन वेव है, ये हमें लाना है इससे, तो इस पार्ट को छोड़ दें, इसका इस एक्सप्रेशन का कौन सा पार्ट ले लें, कोसाइन वेव के लिए तो रियल पार्ट ले लें, और साइनसोइडल के लिए क्या करें, इसका इमेजरी पार्ट ले लें। नहीं, इमेजरी नहीं लेना होता हमें। हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम इस रिलेशंस को खोल रहे होते हैं, इमेजरी पार्ट को, जो साइनसोइडल वेव्स होती है उसका रियल पार्ट्स जो हम लेके चल रहे हैं, इस फॉर्म में लिखने से देखो हमें फायदा क्या हो रहा है। इस फॉर्म से हो रहा है कि अगर वेव कोसाइन है
तो ये हमारा ये पार्ट हो जाएगा, ये कवर हो गया रियल पार्ट से, और इमेजरी पार्ट से हमारा ये पार्ट कवर हो गया। लेकिन ये आई नहीं लेते उसके अंदर, केवल हम इतना ही लिखते हैं। हालांकि इसकी फिजिक्स में आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि आई का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा टॉपिक्स काफी दूर तक मुझे इसे लेकर जाना है आज के लेक्चर में, तो कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूं, जिसमें आई का सिग्निफिकेंस नहीं बता रहा हूं। एक लेक्चर में बता रहूंगा कि आई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा इस फिजिक्स को कि क्या क्यों हमारे लिए आई इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है। लेकिन यहाँ केवल मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कहना चाहूँ तो एक ही चीज कहूंगा कि हम एक रिलेशन ऐसा चाहते हैं जिसके अंदर क्या हो, कोसाइन और साइन दोनों कवर हो जाए, और वो हमारे पास कहाँ से आएगा, वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा। कौन सा एक्सप्रेशन? दिस वन। यहां तक का अगर आपके पास डेवलपमेंट आपको पता चल रहा है, जिसे मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आपको रिपीट करूं, तो मुझे उम्मीद है कि अब क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आपके डेरिवेशन करने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको एक ही प्रॉब्लम नहीं, सारे कंसेप्टों का आधार यही एक्सप्रेशन है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन मैं कहूं कि सर कोई एक ऐसा रिलेशन बताओ जो क्वांटम मैकेनिक्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करता हो, तो मैं इसी रिलेशन को चूज करूंगा, क्योंकि इस स्टेप पे मैं तुम्हें यहां से ये पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि सारी क्वांटम मैकेनिक्स इसी में छिपी हुई है। क्या है? इस एक्सप्रेशंस का जितना यूज हम वाइड करते चले जाएंगे, हमें यह पता चलेगा कि सारा एप्लीकेशन इसी का है, चाहे टाइम डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है, इनका फॉर्मेशंस, और इनसे बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स भी इवैल्यूएट करेंगे। तो मैं बहुत तेजी के साथ एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं तीन कंसेप्ट। क्या हमने क्या किया? एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को प्रोपेगेट करा दिया, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, और एक्स के टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में। उसको मैटर वेव के लिए वाई को रिप्लेस किया हमने साई से, ए को रिप्लेस किया साइन ऑक्स से, ओमेगा की जगह पर हमने यूज किया ई अपॉन एच कट, और हमने पी की जगह पर यूज किया एच कट के जहां भी वेक्टर है, पी मोमेंटम है। हाँ, कुछ दिक्कत है सुबह? हाँ जी, या नहीं, ये ठीक आ रहा है। नहीं, बेसिकली क्या होता है, जैसे हम ई की पावर आई थीटा ले रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ हमारा अगर इससे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे आई की जगह माइनस आई आ रहा है, अगर इससे कंपेरिजन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा आ जाएगा। भाई यहाँ पे क्या करोगे, आई को जब माइनस आई से रिप्लेस करोगे तो दिस वन आ जाएगा। अब आप देखो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, कंपेरिजन करके देखो इन दोनों एक्सप्रेशनों की, सही आ रहा है। ध्यान दो और सुनो मुझे फिर से। तीन एक्सप्रेशनों पे पूरी श्रोडिंगर इक्वेशंस टिकी हुई है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से गए, उसके बाद ये दो रिजल्ट हमने अप्लाई किए, और इन दोनों रिजल्टों को अप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशंस पे पहुंचे। जैसे ही खास तौर से जब भी कॉम्पिटिटिव दुनिया में जाएं, इसका फॉर्मेशन जरूर पढ़ें। जैसे ही आप इसके फॉर्मेशन को समझ पाते हैं, तो अब आपको यह पता चलने लगेगा कि अब इसका एप्लीकेशन पार्ट शुरू होगा। इसके केवल दो एप्लीकेशन पार्ट ऐसे हैं जिन पे दोनों इक्वेशन श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी दो लाइन के अंदर आ जाएंगी। वो दो लाइंस कौन सी हैं, उसको पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या करें, इस एक्सप्रेशंस को मैं रब करता हूं, कहीं से कुछ पूछना चाहो तो बच्चे पूछ सकते हो, किसी के माइंड में कुछ आ रहा हो, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जल्दी इनका डेरिवेशन दूं और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये हमारे पास जो रिजल्ट्स है उसका क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशंस हम ड्राइव कर पा रहे हैं अब इसकी हेल्प से। कि क्या करें कि जैसे हमारे पास ये साई और टी और एक्स में रिलेशंस हमें मिला वेव फंक्शन के लिए, और एक चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए पर मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई, वो ये आनी चाहिए कि इसकी जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। हाँ जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई क्लास में बताएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ जी,
कोई बता पाएगा क्लास में? मैं इस रिलेशंस को ढूंढ रहा था बहुत देर से कि ये रिलेशंस हमारे पास आए। साई इजकल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई अपॉन एच कट और ई टी माइनस पी एक्स। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। आपको श्रोडिंगर इक्वेशंस याद नहीं है, चलेगा। आपको टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशन याद नहीं है, वो भी चलेगा। लेकिन अगर ये रिलेशंस याद नहीं है तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रिजल्ट है कि आप जिस रिजल्ट को चाहें क्वांटम मैकेनिक्स में उधर की तरफ ही ले जा सकता है, बहुत शॉर्ट टाइम, बहुत सारी चीजों की तरफ इतनी तेजी के साथ ले जाएगा कि और एक्सप्रेशनों में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत कम एफर्ट में रिजल्ट हमारे सामने होंगे। देखिए ध्यान से, एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं। एक्सप्रेशंस ऐसे आते हैं कि अगर हम इस इक्वेशंस को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे लिख दें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, डेल साई अपॉन डेल टी, यही तो आएगा। क्या आ गया बच्चों यहां से? दिस कम्स टू बी आई अपॉन एच कट, माइनस का तो आएगा ही आएगा, और क्या मिलेगा बच्चों? ई और साई। नहीं मिलेगा क्या? यहां से हमारे पास ई साई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। और इसी में बेसिकली श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन छिपी हुई है, इसी रिलेशंस में। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा हैमिल्टोनियन होता है, अगर कोई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन साई के ऊपर ऑपरेट कर दिया जाए, किसी वेव फंक्शन साई के ऊपर हैमिल्टोनियन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो एनर्जी आइगन वैल्यू ई साई हमें ऑब्टेन होता है। मींस वेव फंक्शन के ऊपर अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेट होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ई साई मिलता है। मींस इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कहलाती है ई, और साई है वेव फंक्शन कहलाता है। और हैमिल्टोनियन बेसिकली क्या होता है, कोई बताएगा क्लास में? हाँ जी, कोई है क्लास में जो बता पाए? ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनटू साई इक्वल टू ई साई। अगर हम वेव फंक्शन, ध्यान दें फिर से समझें, अगर वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करा दें, ऑपरेट कहते हैं, ऑपरेट करा दें हैमिल्टोनियन को, तो क्या करेगा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट करने पर एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन आता है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते, थोड़ा सा माना है मैंने, हालांकि कुछ आगे जाके से एलोबरेट करूंगा, पी साई की वैल्यू लैम्डा साई होती है। ये पी एक ऑपरेटर होता है। अगर एक ऑपरेटर वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट हो तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू लैम्डा और उसका वेव फंक्शन साई होता है। वेव फंक्शन तो रिपीट ही होना चाहिए। अब हमारे पास क्या होगा कि अगर एक एक्सप्रेशन, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपका रिजल्ट आ चुका है जिसका इंतजार था, लेकिन थोड़ा सा एलोब्रेशन और बढ़ाता हूं मैं इसे। दूसरा क्या क्या, अगर हम इसे पोजीशन के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन के रेस्पेक्ट, तो क्या आएगा हमारा? यहां से इसको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहता हूं मैं? एक्स के रेस्पेक्ट। डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बताएं बच्चों क्या आएगी? यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके बताएं। इसे मैं सुनना चाहता हूं आई पी अपॉन एच कट साई। यही तो आई। इसे मैं चाहूं तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, माइनस आई एच कट डेल साई ओवर डेल एक्स इजकल टू पी साई। दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आप ऑपरेटर की फिजिक्स पे जाएं, ध्यान दें, ये बेसिकली अगर इस एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं तो ये मोमेंटम ऑपरेटर होगा, कौन सा? माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, और इसको पी के आगे सफिक्स में क्या लगा देंगे? पी एक्स। अगर हम सिमिलरली जाएं
तो हमारे पास पी वाई आ जाएगा सिमिलरली कितना, माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल वाई। पी जेड पर अगर हम जाना चाहते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू होगी माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल जेड। ये हमारे पास तीनों ऑपरेटर्स हैं, इसे हम बोलते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड ऑपरेटर्स। मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, मोमेंटम का वाई कंपोनेंट, मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। और अगर हम पी को तीनों को एक साथ कवर करना चाहते हैं तो हम सब जानते हैं पी जो होगा वो माइनस आई एच कट डेल्टा, हम उसे लिख सकते हैं। ये 3 डायमेंशंस में रिप्रेजेंटेशन आएगा। क्यों? पी को लिख पाऊंगा मैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो देखो ऐसे लिख पाऊंगा कि पी जो होगा हमारा, इस बार का मतलब समझते हो, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। जब भी हम बार लगाते हैं इसका मतलब ऑपरेटर्स। तो यहां पर जब हम इसको खोलेंगे तो इसे लिख पाएंगे पी एक्स ऑपरेटर आई प्लस पी वाई ऑपरेटर जे प्लस पी जेड ऑपरेटर के। मैं काफी डिटेल डिस्कशन दे रहा हूं इस पर, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि आपके पास सारे रिजल्ट और सब एक्सप्रेशन ये सब निकलते चले जाए। क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड जो मैं यहाँ कैलकुलेट किए इनको भी यूज करूंगा आगे अप्लाइड प्रॉब्लम्स में। जो हमारे पास एसआई ये एक्सप्रेशन आया है ईसाई बराबर आई एस का डेल साई ऊपर डेल टी, इसे भी यूज करूंगा। ये इनके एप्लीकेशन से क्वांटम आगे बढ़ाएगी। तो इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो साथ साथ, और टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वेशंस भी। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, इसको हम जब लिखेंगे डेल को लेके चलेंगे तो इसको लिख पाएंगे डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। उसके बाद कंपेरिजन कर दें तो पी एक्स जो आएगा वो तो ये हमें यहां से ये इवैल्यूएट हो जाएगा। पी वाई हमारे पास में वाई से जे कैप के दोनों तरफ क्या कर लें, जे कैप के कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो वहां से पी वाई आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जेड आ जाएगा। तो पी एक्स पी वाई पी जेड अब तीनों को आसानी के साथ में वैल्यूट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक कोई बात नहीं आई हो समझ में तो बताएं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यह होगा कि पी हमारे पास था, कितना आया बच्चों, पी आया हमारे पास माइनस आई एच का डेल्टा। और अगर हम ऑपरेटर पी स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो इसे हम लिखेंगे माइनस आई एच का डेल्टा और इसका स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? हाँ जी, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पी स्क्वायर इजकल टू माइनस एच का स्क्वायर। पी एक्स स्क्वायर को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूंगा, पी वाई ऑपरेटर का स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो माइनस एच का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और पी जेड स्क्वायर ऑपरेटर जो होगा वो होगा माइनस एच का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन, ये हमारे मोमेंटम के स्क्वायर ऑपरेटर्स हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में होगी बच्चों पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसे मैं क्या लिख पाऊंगा, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस कितनी होगी, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इन्हें सब ब्रैकेट में क्लोज करते जाना रिजल्टों को, जैसे ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे ब्रैकेट में क्लोज रखना। हाँ जी, पी एक्स स्क्वायर में है ये वाला या, अच्छा है दिस वन, हाँ कर लें, कहीं पे मिस हो गया तो मेंशन कर लें, ठीक है, थैंक यू। देखें सभी में ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आ गए, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी तीनों एक्सिस के अलोंग एक्स वाई जेड, उसमें क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस तीनों के सब के इक्वल होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों,
के ई का पढ़ें, के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ब्रीफ में लिख दिया गया है के ई। इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दें इस रिजल्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन, और इसे हम क्या किस फॉर्म में लिख पाएंगे, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। सब नोट करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है सबका यूज होगा आगे, और जब यूज होगा तो आप पे बता दिया जाएगा कि पहले आपको करा दिया गया है। ये सब कहां से चले थे, इस इक्वेशन से। कहां पहुंचे, एनर्जी ई साई के बीच रिलेशंस, आई एच का डेल साई ओवर डेल टी, एक रिजल्ट। दूसरा क्या, कहां पहुंचे, पी एक्स की वैल्यू एक्स के लिए सिमिलर किस में गए, पी वाई में, पी जेड में। मोमेंटम ऑपरेटर्स हमें पता चला टोटल तीनों डायमेंशन के लिए। अगर केवल एक्स एक्सिस पे है तो ये अप्लाई करेंगे, वाई के लिए ये अप्लाई करेंगे, जेड के लिए ये करेंगे, और अगर तीनों में कहीं भी हो सकता है तो ये अप्लाई करेंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लेके चले, पहले हमने पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर कैलकुलेट किए, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, और टोटल क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, एक्स एक्सिस में हमें पता इतनी काइनेटिक एनर्जी है, वाई में पता, जेड में पता, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे। अब श्रोडिंगर इक्वेशंस हमारे लिए एक अलग पार्ट है, और जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस और जो इसका मैथ है, जो इसका डेवलपमेंट है, वो एक अलग पार्ट है। तो ये रिजल्ट्स भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, क्योंकि इन्हीं रिजल्टों में पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस भी हमारे पास आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो सामने हमारे सामने चीजें रखी हैं, केवल इक्वेशंस में इसमें जाकर पुट कर देनी है। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है बच्चों, वहां हमने कैलकुलेट की हुई है। इसकी वैल्यू अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका मतलब होगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर। देखें क्या किया मैंने, यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर कर दिया है। और डेल स्क्वायर को कौन सा ऑपरेटर कहते हैं बच्चों, यस, दिस इज सेड टू बी लाप्लासियन ऑपरेटर। दिस, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या क्या बोलते हैं बच्चों, वी, साई इजकल टू ई साई। दिस इज सेड टू बी, व्हाट इज दिस, this is said to be Schrodinger time independent wave equation। क्या कहलाती है, Schrodinger time independent equation। Schrodinger time independent equation। और दूसरा क्या है बच्चों के, अगर हम टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस चाहते हैं कैलकुलेट करना, हमें पता चले कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस क्या है, तो उसे कैसे एवल्यूट करें। हमें कुछ नहीं करना होगा, हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी है। हमें क्या करना है, केवल इस ई साई की वैल्यू को यहां से, इस एक्सप्रेशन से जो हम एवल्यूट कर चुके हैं, यहां पुट कर देना है। तो क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इजकल टू, ई साई की वैल्यू को क्या रख दिया जाए यहां से, आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी, क्योंकि टाइम जो वेव फंक्शन है वो टाइम का भी फंक्शन हो गया है यहां। ये क्या कहलाती है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। एस टी आई का मतलब था श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन,
और इसका मतलब था श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या हमारे लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उसको भी सुने। यहां 1 से 2, 3, 4, 5 रिजल्ट जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मैं 1 से 2, 3, 4, 5 तक पहुंचाता हूं। क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, हमें इसका डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कहां से आया। नंबर 1, जो मैंने लेक्चर के शुरुआती क्षण में बताया। दूसरा क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन से y को साई से रिप्लेस करना है, a को साई नॉट से रिप्लेस करना है, और उसमें 2 कंसेप्ट लगा देने हैं। एक प्लैंक कंसेप्ट ओमेगा बराबर E अपॉन एच कट, और एक डी ब्रोगली कंसेप्ट P बराबर एच कट के, और उसका सिंपल मतलब लैम्डा बराबर एच अपॉन पी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 आधार क्या है, जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछेगा इंटरव्यू में कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस, इनका बेसिक आधार क्या है। तो बेसिक आधार प्लैंक थ्योरी है, बेसिक आधार वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है, और तीसरा बहुत बेसिक आधार यह है कि जैसे ही कोई वेव चलती है उसके साथ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड अटैच होते हैं, उसी तरीका से वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के साथ में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक अटैच होता है वो y की बजाय हमारा वेव फंक्शन साई अटैच होता है। ये आधार है, और जब हम उस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, उस रिजल्ट को अब यूज कर लेते हैं, उन रिजल्टों को यूज कर लेते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण वाली बात मेरी को ध्यान से सुनो कि पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का आधार क्योंकि इन्हीं इक्वेशनों पे है, और ये दोनों इक्वेशंस प्लैंक थ्योरी और डी ब्रोगली कंसेप्ट से ली गई हैं। इसका मतलब है, और रिजल्ट्स इसके एक्सपेरिमेंटल कहीं ना कहीं मैच करते हैं, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जब पूरा आधार ही वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कंसेप्ट है, तो उसका कहीं ना कहीं कंफर्मेशन है। तो आप ये सोचे कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, तो मैं कहूंगा कुछ इसमें नया नहीं खोजा गया। आप कहेंगे सर क्यों नया नहीं खोजा गया, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव तो पता नहीं कब से हमें ज्ञात थी, ऐसा होती है। अपनी क्या थ्योरी है इसकी, अपनी थ्योरी में कुछ नहीं, इसने तो 2 चीजों को, प्लैंक थ्योरी को और डी ब्रोगली वेवलेंथ कंसेप्ट को उस एक्सप्रेशंस में रख दिया है, और क्या कह दिया कि कैरेक्टरिस्टिक y से कवर नहीं होगा, इसका साई से होगा। और क्योंकि वेव कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ था, उसको नाम दे दिया गया वेव फंक्शन। जब ये इक्वेशंस हमारे पास निकल के आ गई, और मुझसे पूछोगे तो मैं 2 चीज इसमें और जोड़ूंगा कि ये क्वेश्चंस कंप्लीशंस की दुनिया में क्वेश्चंस क्या आते हैं, उसको भी सुने। यहां से क्वेश्चन आते हैं रेगुलर, पूछता है कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस कौन से लॉ के ऊपर बेस है। तो आपने देखा है, आपने टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया है। ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही तो है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। दिस इज नथिंग। तो ये पूरा दोनों किसके आधार पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को हम जानते हैं, और बहुत ही वंडरफुल फिजिक्स जो मैं बोलना चाहूंगा, मुझे नहीं पता, आप एक चीज सदा कहूंगा और उस चीज को सदा जीवन में याद भी रखो, सदा कोशिश किया करो मैथमेटिक्स में फिजिक्स ढूंढने की। यहां से जब हमारे पास ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट हमें ये बताने की कोशिश करता है कि px और x जो होते हैं आपस में वो इंटरलिंक्ड होते हैं। ध्यान दो, आपके लिए मैथ हो सकता है, मैं सदा एक चीज कहता हूं, आप मैथमेटिक्स में फिजिक्स ढूंढो। अगर आप मैथमेटिक्स में फिजिक्स नहीं ढूंढ सकते तो आप कभी अच्छे फिजिसिस्ट नहीं हो सकते। मैथ इज नथिंग रेदर देन इट इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मेरा एक पेट डायलॉग है कि हम मैथ के सहारे के बगैर नहीं चल सकते फिजिक्स में, लेकिन मैथ फिजिक्स नहीं होता। फिजिक्स वो होता है जब हम उसका इंटरप्रिटेशन मैथ के बाद फिजिक्स उसको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। हालांकि एक बड़ी डिबेटेबल इशू होता है कि मैथमेटिशियन कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, फिजिसिस्ट कहते हैं हम सुपीरियर हैं, लेकिन मैं मैथ का केवल कहूंगा कि फिजिक्स मैथ का सहारा लेती है, अपने फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ का सहारा लेती है, लेकिन जहां मैथ खत्म हो जाता फिजिक्स वहां से शुरू होती है, क्योंकि वहां जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट मैथ्स के बाद में करते हैं वहां वो फिजिक्स है।
आपके लिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो फिजिक्स है अगर आप इसे समझने का कोशिश करोगे तो कहीं आपस में लिंक कर बैठोगे एक्स और पीएक्स को, और लिंक कर बैठोगे कि एक्स पोजीशन का फंक्शन है, एक्स मींस पोजीशन, और एक्स कनेक्ट है वी से, और मोमेंटम पी काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है, तो ये काइनेटिक एनर्जी को लिंक कर रहा है और ये पोटेंशियल एनर्जी को लिंक कर रहा है। और माइनस साइन कहीं ये बताने का प्रयास कर रहा होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब लिंक होती है तो अगर एक बढ़ती है तो दूसरी घट रही होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप सदा जब भी चीजें पढ़ें उसमें कहीं ना कहीं विजिलेंट रहें। आप ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व है और आप ये कह रहे हैं कि मोमेंटम बढ़ रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि एनर्जी भले ही फिक्स है, एनर्जी चाहे कंजर्व है, लेकिन अगर मोमेंटम बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी किसको की कॉस्ट पे बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पे। तो हाँ, जब काइनेटिक एनर्जी राइज कर रही होगी तो उसी समय पर पोटेंशियल एनर्जी लैग कर रही होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे मैथमेटिक्स में छिपी होती हैं फिजिक्सें जिन्हें हम सोचने का प्रयास नहीं करते। कुछ भी फिजिकल फिनोमिना ये कह रहा होता है कि हम जब ये कह रहे होते हैं कि एनर्जी फंक्शन एक्स और पी एक्स का है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे भी रिलेशंस हों जो हमें ये बताएं कि एक्स और पी एक्स आपस में कैसे इंटरलिंक्ड होंगे। ये रिजल्ट यही बता रहे हैं। ये रिजल्ट हमसे यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्स और पी एक्स आपस में फ्री नहीं होंगे। अदरवाइज तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है, काइनेटिक एनर्जी पी एक्स का फंक्शन है। अगर वो आपस में इंटरलिंक ना होती तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटरलिंक ना होना ये कहता कि एक ही पर्टिकुलर केस के अंदर एक्स और पी एक्स अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटरलिंक नहीं रह पाएंगी और दोनों कितनी भी बढ़ सकती हैं, कितनी भी दोनों घट सकती हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां से आएगा? तो कोई रिलेशंस हमारे पास सदा मैथमेटिक्स ये मदद करने की कोशिश करेगा, मैथमेटिक्स हमें बताएगा, रास्ता देगा और ये कहने का प्रयास करेगा कि जो इंटरलिंक क्वांटिटी होती हैं वो इस तरीका से होती हैं कि अगर कोई फिजिकल पैरामीटर कंजर्व है, जैसे एनर्जी कंजर्व है, तो वो इस कॉस्ट पर होगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तभी कंजर्वेशन लॉ ऑबे होगा। उसका मतलब ये होगा काइनेटिक एनर्जी पी का फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन है, तो उनके बीच एक रिलेशन होगा और वो रिलेशन ये बताने की कोशिश करेगा कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो पता चला वी अगर एक्स के प्रोपोर्शनल रिलेशंस हमारे आ रहे हैं, उसी इंस्टेंट के ऊपर पी एक्स जो होगा वो अगर एक्स बढ़ता है, वी बढ़ता है, तो पी एक्स की वैल्यू घटेगी और काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। ये आपस में कोरिलेट रिलेशंस होते हैं और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ और नहीं है बल्कि यही है कि जब भी एनर्जी एक लेवल पर बढ़ती है तो दूसरे लेवल पर घटती है और वाइस वर्सा। उसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना पोटेंशियल एनर्जी का घटना होता है और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो इन चीजों को आपस में लिंक करके देखें। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा कि इन्हीं रिजल्टों के अंदर एक और भी रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं। अगर यहाँ से अगर आप चाहें कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स आपको एवोल्यूट करना है तो आप एक ही लाइन में काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स को एवोल्यूट कर सकते हैं, एक ही लाइन में। कैसे हम इसे लिख सकते हैं? यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो इसे लिखेंगे ई माइनस वी इंटू साई। इस टर्म को क्या करें, वी साई वाली टर्म को इधर ले जाए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई। और आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आ चुका है। कौन सा? ये जो हमारा है ई माइनस वी क्या होगी, ई है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ई माइनस वी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई और काइनेटिक एनर्जी के साथ साई आ गया इजकल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आ गया यहां से और आप देखें उसी से रिजेंबल कर रहा होगा जो आपने कैलकुलेट किया दिस वन। तो आपके पास हर रिजल्ट पे आपको सोचना है कि आप यहां से कौन सा रिजल्ट कैसे लेकर आ सकते हैं। इससे ज्यादा शॉर्टकट इस रिलेशन को लाने का कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये आता है, अगर आपको ये आता है तो आप यहां आ सकते हैं, अगर आपको ये आता है तो आप यहां आ सकते हैं। मीन्स यू शुड कनेक्ट द फिनोमिना और यू शुड कनेक्ट द मैथमेटिक्स वेरी वेल। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें एक रिजल्ट से दूसरा लाना है, दूसरे से हमें पहला लाना है, या इनके बीच क्या रिलेशंस हमारे पास हो सकते हैं।
जैसे ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स, देखो आपको करना क्या है, मैं लगातार बताता रहता हूं, करना यह है कि एक रिजल्ट को पकड़ो। जैसे आप मुझसे आप पूछोगे कि सर कौन सा रिजल्ट आपने पकड़ रखा, तो मैं कहूंगा मैंने एक रिजल्ट ये पकड़ा है, और इसी रिजल्ट के चारों तरफ घूम जाओ। आप क्या इस रिजल्ट से निकाल सकते हो, सबको एक साथ ले आओ, और जब आप सब रिजल्टों को मैथमेटिक्स की फॉर्म में सबको ले आओ, फिर आपस में उनको इंटरलिंक करो, एक रिजल्ट से दूसरे पे कैसे पहुंचा जाए, दूसरे से अगले पे कैसे पहुंचा जाए, तो आपको पता चलेगा बहुत सारी फिजिक्स यहीं पे निकल के आ जाएगी सामने। जैसे ही आप उन रिजल्टों को ले आते हैं, तो अगला ये हो कि उसकी फिजिक्स समझो कि रिजल्ट हमसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने फिजिक्स नहीं बोली। फिजिक्स जब बोलूंगा इसकी, जब मैं मैक्स बॉर्न को आधार बना के बॉर्न कैसे इंटरप्रिटेशन देते हैं वेव फंक्शन की, उसका सहारा लूंगा। वहां पता चलेगा कि साई क्या है, साई स्टार साई क्या है और कहां से आया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये पता चलेगा कि मैक्स बॉर्न जब इसको समझाना चाहते थे तो उनके माइंड में क्या क्या चीजें आ रही थी, साइंटिस्टों के आगे चैलेंजेस क्या थे, क्यों जरूरत पड़ी इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करने की। अगर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ना होता तो क्वांटम आज कहां होती। आपको कहीं जाके ये पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स जिस आधार पर आज पहुंच गई है वहां कभी नहीं पहुंचती। तो आप ये ना सोचें कि इसके पीछे क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में एक ही किसी साइंटिस्ट का काम है। इसको सींचने में बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है, मैक्स बॉर्न का अपने आप में कंट्रीब्यूशन है। और लकीली ऐसा था कि जर्मन जिस समय पे ये लोग काम कर रहे थे, और यूरोप उस समय पे साइंस के मामले में, खासतौर से फिजिक्स के फील्ड में, मैं कह सकता हूं कि दुनिया में छाया हुआ था जब ये क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई। और श्रोडिंगर तो बेसिकली ऐसे साइंटिस्ट थे कि पढ़ते 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 फिजिक्स में ऐसे खो गए थे एक समय पे कि वो बेसिकली बायोलॉजी पढ़ने लगे थे। पढ़ते पढ़ते जीन्स में उनका रुझान पैदा हो गया था। वो इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर परसेप्शन करने लगे थे कि उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, व्हाट इज लाइफ, लाइफ के ऊपर उनकी बुक्स हैं। तो फिजिक्स से फिलॉसफी और बायोलॉजी तक का उनका एक लंबी कथा आता है जीवन की। और श्रोडिंगर ऐसे साइंटिस्ट थे कि श्रोडिंगर कैट एक एक्सपेरिमेंट है उनका, जो आज भी एक दुनिया का एक पजल बना रहता है। श्रोडिंगर का काम छोटा नहीं, श्रोडिंगर का काम बहुत बड़ा है। स्टैटिस्टिकल पर उनकी पेपर थी, और इतने वाइड प्रोस्पेक्ट्स में उनके रिसर्च पेपर हैं कि आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि इतने हायर लेवल पे जाके इतने फील्डों में आदमी कैसे काम कर सकता है। इन लोगों को जहां तक मुझे याद है 33 के आसपास इन्हें नोबेल प्राइज मिला, बाद में मैक्स प्लांक मेडल भी इन्हें मिला है। तो बड़े कंट्रीब्यूशंस इनके साथ अटैच हैं, बहुत रिसर्च वर्क इनके साथ अटैच हैं, बहुत सारी बुक लिखी हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, और बहुत सारा विजन और बहुत सारा डीप कंसेप्ट इनको पता था। लेकिन उस समय के एरा में जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी, इनके डिस्कशन जारी रहते थे। मैथमेटिक्स डेवलप होकर आता था तो फिजिक्स की कोशिश करते थे, और बहुत नज़दीक, बहुत ही अच्छे रिलेशंस इनके बीच, साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी थी अच्छे थे। तो क्या होता था कि जब डिस्कशन चलता था तो एक दूसरे को जब वो बताता था कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो पता चलता है कि जब इनकी डिबेट आ रही होती थी तो एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दूसरा लग जाता था। और लगातार क्या आया कि फिजिक्स जो डेवलप होकर मिली, क्वांटम मैकेनिक्स जो अभी आगे मिलेगी, उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर एक इंस्टेंट के ऊपर मुझे महसूस हुआ क्वांटम को पढ़ाते हुए, हालांकि बड़े बड़े ग्रेट प्रोफेसर्स के लेक्चर हैं, तो मैंने कहीं जाके ये सीखा कि सब कुछ इस इक्वेशन में है, सब कुछ इस साई में है। और कहीं जाके आपको महसूस होगा कि ये साई है वेव फंक्शन जो क्वांटम मैकेनिक्स का बैकबोन है। स्टैटिस्टिकल को पढ़ाते हुए मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि वो कहीं जाके कनेक्ट हो जाती है जेड से, पार्टीशन फंक्शन से। उसके लिए आधार अगर बनता है तो जो पार्टीशन फंक्शन को समझता है वो स्टैटिस्टिकल को समझता है, क्योंकि वहां सॉल्यूशंस पार्टीशन फंक्शन में खोजे गए। और यहां जो सारा आधार है इसका वो वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलप करेगा। तो बेसिकली आप लोगों को सोचना क्या है कि इस फिजिक्स के डेवलपमेंट को अगर आप प्रयास करेंगे सोचने का कि ये फिजिक्स कैसे डेवलप होकर आई
अगर आप सोचेंगे कि एक्स और पी एक्स में कोई आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है, तो आप इन एक्सप्रेशनों का मतलब नहीं समझते। मतलब तो ये भी होता है, जब हम काइनेटिक एनर्जी को माइनस उसमें साइन आ रहा होता तो उसका भी कुछ मतलब होता है। हर उस रिजल्ट का मतलब होता है, जो भी उसके साथ में क्वांटिटी आई है उनकी डिपेंडेंसियों का कुछ मतलब होता है। वो एक अलग इशू है कि हम उनके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते। और दुनिया की जितनी भी महान रिसर्चें होती हैं वो कहीं से नहीं होती, थिंकिंग से ही आती हैं, सोचने से। आप सोचें, आप ऐसा ना सोच कर पढ़ें फिजिक्स को। फिजिक्स एक नीरस सब्जेक्ट है। फिजिक्स बिल्कुल नीरस सब्जेक्ट नहीं है, इसे नीरसता से हम पढ़ते हैं क्योंकि हमने अपनी क्यूरियोसिटियों के लेवल को थोड़ा डाउन रखा है। अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए, आप सोचिए और जरूर सोचिए। अगर आप इसके पास पहुंचेंगे तो देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपकी समझ में आएगी। वो समझ में आएगी कि साई आ गया। तो आपका अगले क्वेश्चंस तो ये आए कि मैथमेटिक्स तो जनरेट होकर आ गया। श्रोडिंगर बच्चे देखो क्या करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो केवल यहां तक सोच लेते हैं कि टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आ गई और बस ये काम हो गया हमारा, फिनिश। आइंस्टीन की वो लाइन लगातार मुझे भी प्रेरित करती है जब मैं एज ए टीचर पढ़ा रहा होता हूं कि जब हमारा रिजल्ट्स आ जाता है और जब हम यूँ सोचने लगते हैं कि अब हमारी संतुष्टि का लेवल सही है, काम हो चुका है हमारा, तब हमारा डीप इनसाइट एनालिसिस नहीं आता। आइंस्टीन तो ये कहते थे कि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मैं उसके बाद सोचना शुरू करता हूं, अब उसका फर्दर स्कोप क्या हो, क्या इसके कंक्लूजन्स हैं, क्या निष्कर्ष है, इससे हम क्या सीख रहे हैं, इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। वहां से रिसर्चें जनरेट होती हैं। और जनरली हम लोग क्या सोच रहे होते हैं कि बस जहां तक जो जनरेट हो चुका है बस वहां तक। ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी महान रिसर्चिस्ट हैं, अगर आप उनकी जीवनी को पढ़ कर देखेंगे तो उनके अंदर, ब्रेन के अंदर वेव्स क्रिएट होती रहती हैं ऑल द टाइम। और ऐसी वेव्स के वो उनसे जूझते रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में हर समय नेचर को डीप से डीप इंटरप्रिटेशंस वो चाहते हैं। आप जब कॉम्पिटिटिव दुनिया में जा रहे होते हैं तो आप कॉम्पिटिशंस की दुनिया में गुणा भाग करके क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही आते हैं, उससे आप सिलेक्शन भी ले जाते हैं, उसके चलते आपको जीवन में जॉब भी मिल जाता है और लोग ये सोचने लगते हैं कि अब हमारा जीवन सफल हो गया। लेकिन वो दुनिया को कुछ नहीं देके जाते। वो क्या कर रहे होते हैं, जो लोगों ने सर्च कर दिया है उसी को पढ़ाते रहते हैं जीवन भर। देकर वो जाते हैं कि जहां तक जो चीज खोजी जा चुकी है उससे आगे सोचने का प्रयास करते हैं। अगर साइंटिस्ट के लिए जरूरत है या कि कोई दुनिया को कुछ डिलीवर करना चाहता है, उसके पास यह है कि उसका जो विजन है, उसका परसेप्शंस का जो व्यू है वो ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा था श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट का और डिपेंडेंट का, वो काफी सार्थक रहेगा और आपको मैथमेटिकली समझने में ये योगदान देगा कि हमारा किस तरीका से जो हमारा मैथमेटिक्स है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट का और इंडिपेंडेंट का, वो कैसे जनरेट होता है। ये सारा मैथमेटिक्स था, इसमें फिजिक्स बहुत ज्यादा नहीं है। अब हमारे पास फिजिक्स इसकी क्या आएगी कि 5, 7, 8 चीजें तो देखो हमें इसमें ये सीखनी है कि हमारे पास ऑपरेटर्स आ गए। मैं ये भी बताऊंगा कि इनको ऑपरेटर्स क्यों कह रहे हैं, ये भी बताऊंगा, लेकिन किसी और लेक्चर में। साथ साथ में तुम्हें ये भी बता दूं कि यहां से हमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एनर्जी ऑपरेटर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशंस, कैसे उसे पिक्चर में लाया गया, ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं दे रहा हूंगा वो होगा हमारा इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वेव फंक्शन। वास्तव में वेव फंक्शंस का इंटरप्रिटेशंस क्या है। तो ये जो मेरा लेक्चर था ये बेसिकली एक ग्रीक साइंटिस्ट श्रोडिंगर को डेडिकेट था मेरी तरफ से, जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर थे और काफ़ी बड़ा रोल और काफ़ी समाज को प्रभावित किया उनकी बुकों ने और उनके काम ने। तो उनका बड़ा रोल, तो इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन था मेरा कि भाई आप कैसे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जनरेट करें और इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या होगा। फिजिक्स पे कल के लेक्चर में मैं डिस्कशन दूंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें कल डिस्कस कर रहा हूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।